स्वागत है आपका जीएस क्लासेज में। शुरुआत करते हैं आज के सेशन में भारत में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय होने के विभिन्न कारण रहे हैं। राष्ट्रवाद की शुरुआत आधुनिक भारत में जब ब्रिटिश शोषण भारत के ऊपर ज्यादातर होने लगा तब भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, क्योंकि यूरोपियन क्या मानते थे कि हमारे ही क्रियाकलापों के द्वारा भारत का पुनर्जागरण हुआ है। तो उसी क्रम में आज देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय तथा उसके कारण। सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच एक होने की भावना का बोध कराए। जैसे लोगों के बीच एक होने की भावना कैसे हो सकती है, उसके अनेक कारण हो सकते हैं। नस्ल के आधार पे, भौगोलिक क्रियाकलापों के आधार पे, अतीत के इतिहास के आधार पे, संस्कृति व वेशभूषा के आधार पे, धर्म के आधार पे तथा एक समान विचारधारा के आधार पर क्या हो सकता है, किसी भी देश में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हो सकता है। सांस्कृतिक आधार पर, भाषा पर, लिपि के आधार पर आदि इस प्रकार लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय जागृत हुई है। भारत में राष्ट्रवाद उदय होने के क्या कारण रहे हैं। भारत क्या रहा है, एक औपनिवेशिक राष्ट्र रहा था, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ है, जब ब्रिटिश शासकों ने या ब्रिटिश प्रशासन ने भारत के ऊपर अत्यधिक मात्रा में शोषण करना शुरू कर दिया, तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय होना शुरू हुआ। क्योंकि लोगों ने जाना कि जो देश के बाहर से आके हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, हम अपना प्रशासन अच्छे से चला पा रहे हैं। क्योंकि अगर अतीत में जाएं, मौर्य साम्राज्य को देखें कि कितना बड़ा साम्राज्य था और किस प्रकार से उसने अपने प्रशासन को विभिन्न विभिन्न विभागों में बांट रखा था। फिर देखते हैं कि गुप्त काल है। गुप्त काल को तो एक तरह से स्वर्ण युग बोला जाता है कि गुप्त काल में भी इतने इतने अच्छे अच्छे शासक हुए हैं जिन्होंने विश्व विजय के माध्यम से अपनी प्रशासनिक, राजनीतिक और कूटनीतिक अनुभव को उन्होंने दिखाया है विश्व पटल के ऊपर। तो इस प्रकार उन्होंने अपने अतीत को जान के और उन्होंने अपने अतीत के पीछे उन्होंने देखा कि हम अतीत में सब एक ही थे, लेकिन आज जिस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार से अलग अलग हो रखे हैं, उसके के कारण ही आज हम क्या बन रखे हैं, औपनिवेशिक राष्ट्र बन रखे हैं। तो जैसे कि बाद में राष्ट्रवाद उदय होने के विभिन्न कारण थे और विभिन्न क्रियाकलापों के शोषण हो रहा था। देश का प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण, पश्चिमी विचार उनके ऊपर क्या थोपा जा रहा था भारत के ऊपर, शिक्षा और प्रेस का क्या हो गया था, उदय हो गया था। साहित्य के स्वर्णिम विकास की, जैसे हमने अतीत की खोज की और प्राचीन साहित्य को जाना कि वैदिक ग्रंथ है, अर्थवैदिक काल है और उसके बाद के जो हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें क्या दिखा रखा है कि आदमी के सत्य की खोज, अतीत और हर प्रकार से विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से एक मनुष्य के सर्वांगीण विकास के ऊपर क्या दिया गया है, ध्यान दिया गया है। और उनकी खोज हुई, अतीत की खोज, सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन, जाति तथा पक्षपात आदि के कारण भारतीय राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण बने थे। क्योंकि वे मान रहे थे कि ब्रिटिश क्या चाहते थे कि जितना भी हम फूट डालेंगे लोगों के बीच में, उतना ही हमारा शासन क्या होगा, मजबूत होगा। क्योंकि जब यह राष्ट्र एक हो गया तब अपना यहाँ पे शासन करना दुर्लभ हो जाएगा। तो इस कारण भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण हमने देखा कि भारत में क्या था, लोगों का शोषण हो रहा था, प्रशासनिक और यूरोपियन जो विचारधारा है वो भारत के ऊपर थोपी जा रही थी। और उसी समय में क्या हुआ कि लोगों को एक होने का एक मंच मिला। जैसे कि कांग्रेस की स्थापना हुई है। कांग्रेस से पहले भी काफी ऐसे संगठन थे जो अपना काम कर रहे थे, लोगों को एकजुट करने का। धार्मिक आंदोलन शुरुआत हुए हैं, राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का अंत, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा बहुविवाह प्रथा, पुनर्विवाह और आदि ऐसे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती हुए हैं, ज्योतिबा फुले हुए हैं। उन्होंने अपना अपना अनुभव, अपना दर्शन शास्त्र जो उन्होंने भारत के अतीत से निकाल के और विश्व पटल के सामने वर्तमान के हिसाब से उन्होंने रखा है। तो वो ऐसे विभिन्न कारण थे जो भारत में राष्ट्रवाद उदय होने के कारण माने गए हैं। जो पश्चिमी जो विचारधारा है वो भारत के प्रति कैसी थी। 1883 में सर जॉन शिले ने उनकी एक पुस्तक है इंग्लैंड का विस्तार में उन्होंने भारत को केवल एक भौगोलिक संज्ञा की इकाई देते हुए कहा कि भारत एक राष्ट्र के रूप में मानने की जो हमारी धारणा है वो क्या होगी, बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि भारत कभी राष्ट्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, लोगों का जो पहनावा है, संस्कृति है, वेशभूषा है, आदि सब विभिन्न है, वो कभी एक हो ही नहीं सकते। उनके द्वारा यानी कि जॉन शिले ने अपनी पुस्तक इंग्लैंड के विस्तार में इस बात को बताया है। फिर उन्हीं यूरोपियन विचारधारा के ऊपर ये एक बुक है जिसका नाम है सर जॉन स्ट्रेची, जिन्हें 1888 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक सेमिनार में वे गए हुए थे। और जब छात्रों को उन्होंने कहा कि भारत जैसी कोई चीज या कोई देश वर्तमान में है ही नहीं, वह तो क्या है, यूरोप और अफ्रीका की तरह क्या है कि उपमहाद्वीप है, जहाँ के लोग की विचारधारा अलग है, लोगों का संस्कृति, पहनावा, जैसे कि सर जॉन शिले ने अपनी पुस्तक में इंग्लैंड का विस्तार में बताया था। उन्हीं विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए कहा कि भारत ना कोई देश है और ना ही कोई ऐसी कोई चीज है जहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना एक हो सके। फिर है प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता। जैसे हमने देखा कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है। कांग्रेस की स्थापना ने एक मंच देने का काम किया कि जहाँ पे राष्ट्रवादी नेता, शुरुआत में कांग्रेस में क्या था, नरम दल था,
जो क्या मानता था कि हम ब्रिटिश नीतियों के ऊपर चलकर ही, उनका मार्गदर्शन करके ही हम क्या पा सकते हैं, प्रशासन में भागीदारी पा सकते हैं और अपने देश को स्वतंत्र करा सकते हैं। लेकिन उनके गिड़गिड़ाने से या उनकी नीतियों के चलने से वो काम नहीं बनता दिखा। तो कांग्रेस के अंदर ही क्या हुआ था, एक नई विचारधारा का जन्म हुआ था, जिसको बोला जाता है गरम दल। गरम दल के नेता क्या मानते थे कि अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाने से या भिक्षावृत्ति की तरह उनके सामने हाथ जोड़ने से हमें प्रशासन में भागीदारी नहीं मिलेगी, हमें उसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। और वो ठोस कदम कैसे होंगे कि हमें अपने देश को एकजुट करना होगा और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना होगा और हर व्यक्ति अपने को भारत का नागरिक समझे और भारत के प्रति अपनी देशभक्ति अगर सामने लेके आएगा, तभी हम अपनी भागीदारी प्रशासन में क्या कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जैसे नरम दल के नेता कौन थे, दादा भाई नारोजी, महादेव गोविंद रानडे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे, आदि सब क्या थे, नरम दल के नेता थे। फिर है गरम दल के नेता। गरम दल के नेता में कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, आदि सब क्या थे, गरम दल के नेता थे। फिर है गरम दल के उदय होने के कारण कांग्रेस नेतृत्व की नीतियों के विरोध में कांग्रेस के भीतर ही क्या हुआ था, गरम दल का उदय हुआ। जैसे कि हमने उपरोक्त देखा था कि कांग्रेस के अंदर ही क्या हुई थी, दो विचारधाराएं बन गई थी, जो कि नरम दल थी, जो जैसे ही कांग्रेस स्थापना हुई है 1885 में, उस टाइम पे क्या थी, वे मानते थे कि हमें ब्रिटिश प्रशासन की नीतियों के ऊपर चलकर ही ब्रिटिश प्रशासन में भागीदारी मिल सकती है। लेकिन गरम दल के नेता क्या मानते थे कि उनकी नीतियों का विरोध करके और अपना देश और अपने देश में अपना अपना कानून लागू करके ही हम क्या कर सकते हैं, देश को समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। हाँ, जिसके नेता समय को क्या मानते थे, राष्ट्रवादी। कौन मानते थे, गरम दल के नेता क्या मानते थे, अपने आप को राष्ट्रवादी मानते थे। कैम्ब्रिज संप्रदाय के इतिहासकारों ने गर्मपंथी राजनीति के उदय के पीछे क्या मानी है, गुटबंदी मानी है, का प्रमुख कारण माना है। दोनों गुटों के बीच अनेकों ऐसे कारण थे जो एक दूसरे के प्रति विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से क्या थे, परस्पर विरोधी हो गए और समय समय पर ऐसी बातें क्या होने लगी, जोरों पर चलने लगी। यानी कि कांग्रेस की जो विचारधाराएं हैं, गरम दल और नरम दल, वो समय समय के ऊपर क्या हुई, उन दोनों के बीच में क्या होगा, टकराव होना शुरू हो गया। तो इस प्रकार आज के सेशन में हमने देखा कि गरम दल और नरम दल के कारण क्या थे और भारत में उसके उदय कारण और पश्चिमी विचारधारा भारत की राष्ट्रवाद के प्रति कैसी है और राष्ट्रवाद क्या होता है, उसके बारे में आज हमने क्या देखा है कि सारांश रूप में एक विवरण देखा है। तो उम्मीद करता हूं आपको भारत में राष्ट्रवाद का उदय, उसके कारण और पश्चिमी विचारधारा भारत के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति कैसी है, समझ में आया होगा। धन्यवाद।